अब तक आपने देखा कि मीरा और तारा उन्हें अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो इंदौरपुर गांव आती है अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने। लेकिन जब वो गांव आते हैं तो वहाँ के सरपंच और उनकी माँ से उन्हें ये पता लगता है कि उस हवेली पर किसी बंधुआ का श्राप लगा हुआ है। लेकिन वो दोनों बहनें इन बातों पर विश्वास नहीं करती और वो डीलर से बात कर उस हवेली को बेच देती है। और जब अगली सुबह वो दिल्ली के लिए निकलने ही वाली होती है, उससे एक रात पहले ही मीरा को उस हवेली पर किसी का साया दिखता है और मीरा उसके पीछा करते हुए उस हवेली की तरफ निकल पड़ती है। और अब आगे। अगली सुबह जब तारा सोकर उठती है तो वो मीरा को इधर उधर ढूंढती है, मगर उसे कहीं नहीं दिखती मीरा। बार बार इधर उधर ढूंढने के बाद मीरा नीचे जाती है और सरपंच को बताती है कि मीरा कहीं नहीं दिख रही और ना मिल रही है। उसका फ़ोन भी मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन उसका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। तारा की बात सुनकर सरपंच घबरा जाता है। उसका चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई बात है जो उसे अंदर से खाई जा रही है। घबरा रहा है किसी बात से सरपंच, और तुरंत अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और एक बुलंद आवाज में बोलता है कि दुर्गंध सिंह की पोतियां अभी जिंदा है। वो उस हवेली में जाकर उस डर को जिंदा करे, उससे पहले उसे ढूंढकर यहाँ लेकर आओ। सरपंच की बात सुनकर सारे गाँव वाले मीरा को ढूंढने निकल जाते हैं। और अब तारा को भी यही लग रहा था कि मीरा हवेली की तरफ निकल गई है, और तारा भी उसी हवेली में मीरा को ढूंढने निकलने जा ही रही होती है कि तारा को जाते देख सरपंच गुस्से भरी आवाज में पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? अब तुम भी वही गलती कर रही हो जो तुम्हारी बहन ने करी है। सरपंच की बात सुनकर तारा भी गुस्से में जवाब देती है कि मुझे पता है मेरी बहन हवेली में गई है और आपके लोग हवेली तो जाएंगे नहीं, इसीलिए मैं खुद ही हवेली जा रही हूँ। तारा की बात सुनकर सरपंच कुछ कहता उससे पहले ही एक गांव का व्यक्ति सरपंच की तरफ दौड़ते हुए आता है और कहता है कि उसने एक खाली खेत में यहाँ से कुछ मीटर दूर मीरा को उस खेत में बेहोश पड़े हुए देखा है। उस आदमी की बात सुनकर सरपंच और तारा दोनों खेत के पास चले जाते हैं। तारा वहां जाकर देखती है कि मीरा उस खेत में एकदम बेजान पड़ी है। उसका फेस बिल्कुल पीला पड़ चुका है और शरीर एकदम ठंडा। मीरा की ऐसी हालत देखकर तारा रोते हुए उसको सहारा देकर उठाने की कोशिश करती है कि तभी एक पीछे से गांव का आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि सरपंच जी देखिए, इसके गर्दन पर बंधुआ के श्राप का निशान है। उस आदमी के कहने पर सभी मीरा के गले पर निशान देखने चले जाते हैं और मीरा के गले पर एक आग का जला सा निशान था। तभी मीरा अचानक दर्द में अपनी गर्दन को हिलाती है और गांव के लोग एकदम गुस्से में तारा को कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से और दोबारा लौटकर हमारे गांव में मत आना। तभी सरपंच कहता है कि ये दोनों बहनें कहीं नहीं जाएंगी क्योंकि इन्हें बंधुआ का श्राप कहीं जाने नहीं देगा। और तभी सरपंच गांव के एक आदमी को बड़े पुजारी को बुलाने के लिए भेजता है और मीरा को गोद में उठाकर अपने घर के बाहर वाले कमरे में ले जाकर रख देता है और खुद बाहर आकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अब सभी लोग बड़े पुजारी का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है और अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वो सरपंच के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरी बहन को क्यों बंद किया है? उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। अगर उसे कुछ हो गया या उसकी हालत खराब हुई या उसको कुछ हो गया तो आपकी बहन का इलाज किसी डॉक्टर के बस में नहीं है। इसे बंधुआ का श्राप लगा हुआ है, सरपंच तारा को जवाब देते हुए कहता है। पर तारा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे बस अपनी बहन की फिक्र सताई जा रही थी। तभी गाँव का एक आदमी गुस्से में कहता है कि ये सब तुम्हारे पूर्वजों की गलती है। 80 साल पहले हजारों लोगों की जान ली थी उन्होंने, और अब तुम्हें भी जल्दी है। तुम्हें पता भी है इसका क्या अंजाम हो सकता है? इतने में सरपंच एक कटरे में संदूर लेके आता है और उस कमरे के साइड में एक घेरा बनाने लगता है उस संदूर से। लेकिन जैसे ही सरपंच उस संदूर से घेरा बनाने लगता है तो कमरे के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लग जाती है और तभी एक भारी और गुस्से भरी आवाज सभी के कानों में कमरे के अंदर से आती हुई पड़ती है। मुझे और इस लड़की को अकेला छोड़ दे सरपंच, नहीं तो तुझे और तेरे गांव वालों का वही हाल करूंगी जो इसके दादा और इसके बाप का किया था। यह आवाज सुनकर सभी लोग वहां के घबरा जाते हैं और अब मीरा भी सदमे में थी क्योंकि जो कमरे के अंदर से आवाज आई थी वो मीरा की नहीं थी। तभी पुजारी के आदमी अपने हाथ में एक थाली लेकर सरपंच की तरफ आते हैं और सरपंच से कहते हैं कि अभी बड़े पुजारी को आने में रात हो जाएगी। उन्होंने कहा है ये नींबू ले जाकर उस दरवाजे पे टांग दो जहाँ पर आपने इस लड़की को
बंद कर रखा है। उनकी बात सुनकर सरपंच तुरंत उस कटरे में से नींबू निकालता है और उस दरवाजे पर टांग देता है। समय के साथ साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर तारा की हिम्मत टूट चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है और बार बार उसकी माँ का फोन आई जा रहा था। इस समय तक तारा के मन में बहुत से सवाल हो चुके थे और इन सभी सवालों के साथ वो सरपंच के ऊपर टूट पड़ती है। तारा को इतना परेशान देखकर सरपंच उसे बताता है कि 80 साल पहले इस गांव से कुछ दूर एक जंगल था जिसमें जादू टोना करने वाले कबीले रहा करते थे और बंधुआ इस कबीले की मुखिया थी। उसको सिद्धियां प्राप्त थी जिससे वो लोगों की दिक्कतें और परेशानियां दूर कर सकती थी। उसकी शक्तियों में जो सबसे बड़ी शक्ति थी, उसने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी थी कि वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकती थी। लेकिन बंधुआ और उसके कबीले के लोग सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए उन सिद्धियों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जब दुर्गन सिंह को इस कबीले के बारे में पता लगा तो उसने इस कबीले के लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे पैसे कमाने का सोचा, लेकिन इस कबीले के लोगों ने और बंधुआ ने उसे मना कर दिया ये करने से। बार बार दुर्गन सिंह के मनाने के बाद भी बंधुआ नहीं मानी। दुर्गन सिंह अब गुस्से में आ चुका था। वो अपनी सेना के साथ मिलकर रातों रात उस जादुई कबीले पर ढाबा बोल देता है और उस जादुई कबीले को लोगों के साथ जिंदा जला देता है रातों रात। और जिस रात उस कबीले को जिंदा जलाया जा रहा था वो रात चंद्र ग्रहण की रात थी, इसीलिए बंधुआ अपने कबीले को नहीं बचा पाई क्योंकि उस रात उसकी शक्तियाँ काफी कमजोर थी। लेकिन बंधुआ दुर्गन सिंह को जानती थी, इसीलिए उसने अपनी आत्मा दुर्गन सिंह के हवेली में छोड़ दी, जिस कारण उसकी आत्मा ने दुर्गन सिंह की जान ले ली। और उसकी जान लेने के बाद भी वो आत्मा उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी दुर्गन सिंह की पीढ़ियों की जान लेती रही और इस कारण बंधुआ ने तुम्हारे पूर्वजों को खत्म कर दिया। और तुम्हारे पापा इसलिए जिंदा रह गए क्योंकि दुर्गन सिंह का बेटा जो तुम्हारा पापा है वो उस वक्त दिल्ली में पढ़ रहे थे, इसीलिए वो जिंदा रह गए। जब सदियों बाद तुम्हारे पापा इस गांव में आए थे तो मैंने उन्हें भी यही कहा था कि तुम्हें इस हवेली में नहीं जाना चाहिए और इस हवेली से दूर ही रहना चाहिए। सरपंच तारा को ये सारी बातें बता ही रहा था कि वो देखता है कमरे के अंदर से तेज तेज चिल्लाने चीखने की आवाजें आ रही है और तारा की भी चीखने की और रोने की आवाजें आ रही थी। तभी सरपंच ने देखा कि उनके पास 4 लोग तेजी से आ रहे थे और वो और कोई नहीं बल्कि वही बड़े पंडित थे। सरपंच पंडित को देखकर अपना हाथ जोड़कर सर झुकाता है और सरपंच पंडित को सारी बात बता ही रहा था कि पंडित उसे चुप करवाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे गांव के एक आदमी ने सभी कुछ बता दिया है। और अब पंडित सभी को सुनाते हुए सरपंच को कहता है कि आगे आने वाले 8 दिन बाद चंद्र ग्रहण की रात है। अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो हमें आगे आने वाले 8 दिन में ही इस लड़की को बचाने के लिए कुछ करना होगा। पंडित की बात सुनकर तारा गिड़गिड़ाते हुए बोली, पंडित को मैं उसकी बहन हूँ, मुझे बताइए हम उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी कुछ होगा हम उसे करेंगे, बस आप मेरी बहन को बचा लीजिए। तुम्हारी बहन के ऊपर किसी आत्मा का साया नहीं है, पंडित एक गहरी आवाज में कहता है। बंधुआ जब मर रही थी तो उसे पता था अगर उसकी आत्मा यहाँ रह गई तो उसे पाताल लोक में रहना होगा, इसीलिए उसने अपने गुस्से और श्राप से अपनी आत्मा को एक कैद किया और यही एक किसी चीज में छोड़कर चली गई। अब इस लड़की को बचाने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, हमें उस चीज को खोजना होगा। क्या होगी वो चीज जिससे मीरा की जान बचा पाएंगे? क्या तारा हवेली में जाकर वो चीज खोज पाएगी या फिर वो भी बंधुआ के श्राप में बंध जाएगी? अगर इन सारे सवालों के जवाब आप जानना चाहते हो तो पार्ट 3 जरूर देखें। और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी खौफनाक खबरों के लिए और सनसनी कहानियों के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।